तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। आज हम कराने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th का बहुत ही प्यारा चैप्टर। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेमेस्टर 2 का फिजिक्स का ये पहला टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 के सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ हम लेकर आने वाले हैं और आधे तक हमने कंप्लीट भी कर दें। प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमें बचपन में पढ़ाया गया था, मैडम ने पढ़ाया था, चश्मे वाली मैडम ने, कि भाई एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? दो चार्ज होते हैं। हमने क्या देखा था? हमें मैम ने पढ़ाया था कि सर दो चार्जेस होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और मैम ने बहुत प्यार से हंस के बोला था कि जब दो चार्जेस होते हैं ना, जैसे टू टू लाइक चार्जेस जो होते हैं, टू लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे से भागते हैं, दूर दूर, है ना भाई? रिपेल ईच अदर। और टू अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भाई, है ना भाई? अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है भाई? जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तेरे साथ नहीं आना भाई। एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दोनों क्या कर देंगे? अट्रैक्ट कर देंगे। हाँ भाई, इससे बात बन रही है भाई मेरी, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगी या इसी के साथ जाऊंगा भाई मैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो यहां तक इतना हमने देखा। यूनिट ऑफ चार्ज देख लेते हैं भाई। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? एस आई यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। सबको पता है चार्ज की क्या यूनिट होती है, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULUM, कूलम, है ना भाई? कूलम होती है। और हमें ये भी पता है कि चार्ज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है कि नहीं है भाई? क्लियर है ना यहाँ तक? तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्लियर रखनी है जी, क्योंकि हमारी पुरानी चीजें थी तो हमें इसको पूरा क्लियर करके चलना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं भाई। तो हम नीचे देखते हैं। ओके, अब आते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। बेटा, करंट क्या है? व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई करंट जो होता है कि कितना कितना अमाउंट में क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन टाइम। तो करंट आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। कितना अमाउंट में क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन टाइम। सिंपल है भाई। तो आपको यहां पे सिंपल सी बात है कि करंट क्या है? करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है अपॉन टाइम, इसी को क्या बोलते हैं भाई? करंट। तो जो आई है इसको मैं किससे डिनोट करता हूं? करंट से। ठीक है भाई, ये जो क्यू है ये होता है भाई मेरा कूलम। ठीक है जी। और टी तो गली के बच्चे बच्चे को पता है, ये क्या होता है? सेकंड। टाइम, टाइम है भाई, इट इज टाइम। क्यू होता है मेरा चार्ज, ये मेरा है टाइम। और ये तो पता ही है भाई, करंट क्या होता है? करंट की एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ठीक है भाई, ये चीज आपको ना याद रखनी है, क्योंकि भाई अभी बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना? ठीक है जी, ये काम आने वाली है आपकी। अच्छा, तो यहां पे आपको पता चल गया करंट। करंट की ऑब्वियस सी बात है, करंट क्या होता है? करंट जो होगा वो हमारा क्या होगा? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है मेरी? एम्पियर, है ना भाई? करंट की एसआई यूनिट होती है मेरी एम्पियर। ठीक है? ठीक है, जो कि क्या होता है? कूलम अपॉन सेकंड। तो कूलम अपॉन सेकंड। ठीक है भाई, कूलम अपॉन सेकंड, ये चार्ज अपॉन सेकंड में बोल सकता हूं, या कूलम अपॉन सेकंड क्या होगा मेरा? एम्पियर। ठीक है जी, कूलम अपॉन सेकंड इक्वल्स टू एम्पियर। ठीक है भाई, तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? एम्पियर। अच्छा, एक और चीज, करंट जो होता है ना वो स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
आ जाता है 1 नंबर में। अब एमसीक्यू में टिक भी तो मारोगे तुम, है भाई? कहीं पता चल रहा है इधर-उधर तुम अपनी खोपड़ी इधर-उधर घुमा रहे हो, फिर बात होगी नहीं, कोई अच्छी बात लगेगी नहीं वहाँ पे, है भाई? जीनियस क्लास में पढ़ के और फिर चीटिंग कर रहे हो, गलत बात हो जाएगी भाई। तो करंट क्या होता है? करंट इज़ बेसिकली ए स्केलर यूनिट, स्केलर क्वांटिटी, है ना? SCALAR, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, है ना भाई? स्केलर क्वांटिटी, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? टेंसर भी बोलता हूँ। टेंसर, टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है भाई? आपकी बुक में स्केलर दे रखा है तो आपको स्केलर ही याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं सर हम पोटेंशियल में। व्हाट इज पोटेंशियल? भाई बहुत ही प्यारा ये टॉपिक है पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल को समझते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge in bringing a positive test charge from infinity to that point। अरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज बेसिकली ये पोटेंशियल? पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल क्या होता है भाई? पोटेंशियल, एक तो सबसे पहले एक तो बच्चों को ना पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत दिक्कत होती है। पोटेंशियल क्या होता है भाई? पोटेंशियल क्या हो रहा है? मान के चलो ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब मैं कोई चार्ज फेंकता हूं, जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई चार्ज फेंकता हूं, उसी को क्या बोलते हैं? मान के चलो ये जो ए है ना, ये इन्फिनिटी में, और ये बी है, ये बी में है। तो ए से इन्फिनिटी में जो है, मान के चलो ये ए भी नहीं बोलता मैं, इसको और फील लेते हैं, है ना? फील लेने में तो हम माहिर है भाई, तो इसको सन बोल देता हूँ भाई। सन है, सन हमसे इन्फिनिटी में मान के चलो, तो सन से किरणें आ रही हैं, भाई सूरज की किरणें, हाँ हाँ हाँ, सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है भाई? तो एक चार्ज आ रहा है मान के चलो सन से, जो इन्फिनिटी से बी पॉइंट में आ रहा है। तो भाई जो सन से इन्फिनिटी से बी पॉइंट में आ रहा होगा, भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा इस पे, भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मिलने के लिए, चार्ज को ब्रिंग करने के लिए, चार्ज को पहुंचाने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है भाई, है ना भाई? जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं एक झरना है ना भाई? झरना बहता है, तो झरना कहां से कहां को बहता है भाई? ऊपर से नीचे बह रहा है ना, फ्रॉम हायर टू लो। भाई मैं आपसे हाथ मिला तो मेरा हाथ ठंडा है, मेरी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है हीट, वैसे ही सिमिलरली पोटेंशियल, भाई एक चार्ज को फेंकने के लिए भी एक डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है भाई? तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मैं कर रहा हूं ऑन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं भाई? पोटेंशियल बोलते हैं। तो भाई साफ सीधी बात, हमें पता है कि v क्या होता है। व्हाट इज v? v होता है मेरा, अभी बताता हूं, v इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। मैं बोल सकता हूं v इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज। क्लियर है भाई? तो ये क्या है? वर्क डन की एसआई यूनिट होती है भाई जूल, चार्ज की एसआई यूनिट होती है भाई, गली के बच्चे बच्चे को पता है, कूलम, ठीक है भाई? और v, v क्या है मेरा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? वोल्ट, वोल्ट 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 बोलो, वोल्ट, ठीक है भाई? यहां तक क्लियर है कि भाई? तो देखो V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और सिमिलरली व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों ही एक ही चीज है भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, भाई मान के चलो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग है। यहां से कोई भी पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पे फेंका वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वही वाली बात जो मैंने ऊपर करी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि इस पे ना न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं बहुत प्यारे प्यारे। तो इसके न्यूमेरिकल देख ले जरा, बताओ ना, देखे क्या? तो चलो देखते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा किनारे करता हूँ। अरे वाह भाई, स्लाइड बड़ी प्यारी बनाई भाई जिसने ही बनाई। चलो भाई, अब यहाँ पे देखो, मान के चलो हमने एक चीज देखी, अभी हमने क्या चीज देखी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि वोल्ट क्या होता है, वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है भाई? और भाई एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। भाई अगर मैंने ए से बी पे, मैं इसको इसको ना थोड़ा सा दूसरा, ए से बी पे अगर मैं एक चार्ज फेंकता हूं, ए से बी पे मैं एक चार्ज फेंकता हूं, ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो। ए से बी में मैंने चार्ज फेंका, मान के चलो 5 कूलम चार्ज फेंक लिया, 5 क्यू चार्ज फेंक लिया,
ठीक है जी। मुझे यहाँ पे जी निकालना है वर्क डन, निकालना है। क्या निकालना है चाचा? वर्क डन। और वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे चलो भाई वर्क डन निकालते हैं, अपने को क्या दिक्कत है, हम तो भाई जो बोलेगा हम कर लेंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है ना भाई। तो वोल्ट क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन ऑन चार्ज। चार्ज क्या है जी? वर्क डन तो मुझे पता नहीं, तो मैंने वर्क डन लिख दिया। अब चार्ज क्या है भाई? चार्ज क्या है मेरा? 5 कूलम। भाई निकल जाएगा क्या वर्क डन? बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होना चाहिए ए और बी पॉइंट में। मैंने क्या बोला था? ए और बी पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो वो पॉइंट, तभी तो वो क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा। तो मान के चलो जो ए है, इसको मैं मान के चलता हूं, इसको मैंने मान लिया, मान के चल रहा हूं मैं, ये है 20 वोल्ट। ए में जो है वो 20 वोल्ट है, और बी में जो है वो क्या है भाई? 30 वोल्ट। अब भाई मैं तो धर्म संकट में पड़ गया यहाँ पे। भाई यहाँ पे तो दो आ गए। अब हमें तो भाई फॉर्मूले में पता था V इक्वल्स टू वर्डन अपॉन चार्ज है। अब क्या करें भाई? तो भैया हमें पता है कि जब ये पार्टिकल ए से बी गया, तो ए से बी गया ना पार्टिकल, ए से बी गया ना, तो भाई हमें इतना पता है कि भाई डेल्टा वी मतलब, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्क डन अपॉन चार्ज। और अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल। डेल्टा होता है कोई भी चेंज, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं ए से चल रहा हूं बी तक, तो मेरा फाइनल क्या है? तो मैं बोल सकता हूं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है भाई? तो फाइनल क्या है मेरा भाई? 30 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट। फाइनल है मेरा 30 वोल्ट, इनिशियल है मेरा 20 वोल्ट, इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ थोड़ा सा अगर स्पेस होगा। अरे बहुत बढ़िया, स्पेस ही स्पेस है भाई हम पे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल क्या है मेरा? 30 वोल्ट माइनस इनिशियल क्या है मेरा? 20 वोल्ट, इक्वल्स टू वर्क डन मुझे निकालना है। और अपॉन चार्ज कितना है जी? चार्ज है मेरे पे 5 कूलम। 5 सी लिख देता हूँ। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा भाई 10 वोल्ट, और इस 5 को इधर शिफ्ट करूंगा तो 5 सी। वर्क डन जी आ गया मेरे पे 50 जूल। तो मेरे ख्याल से ये सब को समझ में आ गया होगा कि मैंने किया क्या भाई। क्लियर है ना? यहाँ तक तो बहुत इजी है, देखो सिंपल है। ऐसे ही अब दूसरा करें क्या? एक और क्वेश्चन करूँ क्या? जा करके देखूं क्या? अरे बताओ ना, शर्माओ मत। चलो एक और क्वेश्चन करो। मान के चलो ये एक पॉइंट है मेरे पे ए, और एक पॉइंट है मेरे पे बी। ठीक है जी। मैंने ए से बी में कोई चार्ज फेंका, ए से बी में मैंने कोई चार्ज फेंका, और यहाँ पे वी ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट, मान के चलो 20। और यहाँ पे जो वी बी है, ये जो मुझे यहाँ पे वोल्ट निकालना था बी का, जो कि है 10 वोल्ट। ठीक है जी। मैंने ए से बी भेजा, ठीक है, मैंने 3 मार दिया, देख लो भाई। ठीक है जी। मुझ पे यहाँ पे जो चार्ज है वो है 5 कूलम चार्ज, और मुझे वर्क डन निकालना है। तो जरा फटाफट फटाफट वीडियो पॉज करो, और जरा फटाफट बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ ना, करो ना प्लीज। चलो भाई। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो फाइनल क्या है मेरा? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई? 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन, मेरा चार्ज कितना है? 5 कूलम। तो मैं इसको इधर फेंकूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी? क्या आ जाएगा? -10 वोल्ट इंटू 5 कूलम इक्वल्स टू वर्क डन। और वर्क डन का मेरा फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन आ गया मेरा -50 जूल। ठीक है भाई, मेरा कितना आंसर आ गया? -50 जूल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है -50 जूल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या वर्क डन कभी नेगेटिव होता है क्या? हम्म बहुत बढ़िया बेटा। जिसने मेरे से सेमेस्टर 1 पढ़ा है ना, उसको जरूर पता होगा, है ना भाई, कि वर्क डन नेगेटिव भी होता है। क्यों भाई? होता है ना भाई? अरे बताओ। बिल्कुल होता है। चलो भाई, तो वर्क डन हमारा क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिसको अभी पता नहीं था, का भ्रम मेरे ख्याल से टूट गया होगा। नेगेटिव वर्क डन भी होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन अलग अलग भी बन सकते हैं। वो आपको वहां पे वर्क डन दे देगा, बोलेगा चार्ज बता भाई। समझ में आ रहा है ना?
या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको ए का बी का गैप कर देगा, ए का दिया होगा, वर्क डन गया होगा, चार्ज गिवन होगा, तो आपको दूसरा निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ईजिली अब आप आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और है, जो इस पे थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। मान के चलो ये सन है भाई, सूरज सूरज अभी हमने खेला था, तो अभी मैं और सूरज भी चला देता हूँ भाई, हमें क्या दिक्कत है। अब सूरज से किरणें आ रही हैं ए पे, अब मान के चलो, ठीक है भाई, मान के चलो यहाँ पे 5 कूलम चार्ज आ रहा है सूरज से ए पॉइंट पे, और जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ए में है, या मैं वोल्ट बोल सकता हूँ, ए में जो है वो है मेरे पे 20 वोल्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे जो सन में है, तो वी सन हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी में। इसका जो मेरा वोल्ट हो जाएगा वो इन्फिनिटी होगा ना भाई, सन इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वर्क डन निकालना है जी। तो वर्क डन क्या निकालते हैं, देखो भाई, यहाँ से सन से ए में गया तो फाइनल क्या है मेरा 20 वोल्ट, माइनस इनिशियल क्या है मेरा 20, वी इन्फिनिटी जहाँ से आ रही है, इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज है मेरा 5 कूलम। अब हमें पता है, गली के बच्चे बच्चे को पता है, फिजिक्स आपने पढ़ी है 9th में भी 10th में भी, कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी से आता है उसको मैं जीरो लेट करता हूँ, ठीक है भाई। ये फिजिक्स भी बोलती है, मैथ्स भी बोलती है। जो इन्फिनिटी से जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको मैं हमेशा जीरो पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 इंटू ये 5 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ये जीरो हो गया, इसको तो हटा ही दो, ये हो जाएगा 5, विच इज 100 जूल। तो यहाँ पे मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा 100 जूल। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना इजी ये टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट आपको पता होगी। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट। मैं फिर दोबारा से करा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ V इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है भाई। वर्क डन की होती है जूल, ये सब की लिख लो, पीडी जू वर्क डन ठीक है भाई, ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। और चार्ज की होती है कूलम, ठीक है। ये एक ही साथ सब चीज़ में करवा दे, कोई दिक्कत की बात है ना भाई। आगे बढ़े क्या। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस में। व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टेंस, व्हाट इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस। भाई मान के चलो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट ऑन वायर। क्या होता है भाई रेजिस्टेंस को, इसको भी छोड़ो। मान के चलो यहाँ पर रेत है, सैंड है, और यहाँ पे मैंने एक बंदा बोला कि भाई भाग यहाँ से है, और मैंने इसके पीछे क्या गोली लगा रखी है ऐसे, मैंने लगा चल बेटा अब तू भाग के दिखा यहाँ से, कितनी तेज उसेन बोल्ट बनता है तू, जहाँ तू रुका वहीं पे गोली चल जाएगी, ठीक है भाई। तो मैंने इसको रेत में भगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, गोली चलनी थी, क्योंकि भाई रेत में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा रेत में, बहुत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बेचारा भाग ही नहीं पाएगा वो। समझ में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है इस आदमी को इधर जाने में, क्योंकि रेत में भाग रहा है। वही सिंपल सी बात है कि भाई कोई भी करंट जब फ्लो होता है ना, तो करंट को जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, उसी को क्या बोलते हैं भाई, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यार से इसको संभाल देख के देखेंगे। यहाँ पे ना मैं एक वायर बनाता हूँ, एक वायर बना के चलता हूँ, एक वायर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मान के चल लो ये एक वायर है, ठीक है भाई। और भाई हंसना मत, तुम्हें पता ही है तुम्हारे टीचर की कितनी अच्छी, वो क्या बोलते हैं, ड्राइंग है, पता है ना तुम लोगों को। भाई ड्राइंग में मुझे मास्टरी है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाता हूँ, और ये मान के चलो ये एक ना, एक तार है, इसमें मैं करंट फ्लो कराता हूँ, फ्लो 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 करवाता हूँ, ठीक है भाई। अब हमें इतना पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो पॉजिटिव आयन है ना, जो वो ना मूव नहीं करते, डज नॉट मूव। जो पॉजिटिव जो आयंस होते हैं एक तार को मूव नहीं करते, बट जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, देखो जो नेगेटिव आयंस है ना, वो क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, वो मूव करते हैं फ्रीली। वो मूव करते हैं क्या, फ्रीली, ठीक है भाई। ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज, ये क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, बट जो पॉजिटिव होते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या ड्रामा होता है, ड्रामा ये होता है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोलाइड्स कर जाते हैं। वो कोलाइड करते हैं, देखो ये नेगेटिव आयंस जो है ना, वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड कर जाएंगे। और जब भी नेगेटिव आयंस कोलाइड करते हैं,
विद पॉजिटिव आयंस, जब भी नेगेटिव आयंस कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ, तो जो नेट फ्लो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। जीरो 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 जीरो। भाई अगर कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ है, नेगेटिव उस पर टकर रहा है, जीरो। फिर ऐसे ही करके जितने इलेक्ट्रॉन उस पे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं, नेगेटिव घूमते रहते हैं, वो नेगेटिव वाले पॉजिटिव में लगते हैं, जीरो 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 जीरो। तो क्या होता है, जब ये तब हो रहा है, ये जब हो रहा है, ये काम कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब क्या, करंट फ्लो नहीं कर रहा व्हेन, जब लिख रहा था व्हेन नो करंट फ्लोज। ये तब होता है मेरे प्यारे बच्चों जब करंट फ्लो नहीं करता। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये तब की बात है भाई। ये जो पॉजिटिव वो चुपचाप बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर कोलाइड कर रहा है पॉजिटिव के साथ, और वो नेट फ्लो क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जा रहा है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं करंट का फ्लो करवाता हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे करंट का फ्लो करा रहा हूँ, जब यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्लो ऑफ करंट करवा देते, फ्लो ऑफ करंट, अगर मैं करंट को फ्लो कराता हूँ तब क्या ड्रामा होता है, देखो जरा। ओके, बहुत बढ़िया, ये मैंने तार बना दी, बहुत बढ़िया, मैंने एक तार बना दी, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने करंट फ्लो कराया, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने करंट फ्लो करवा दिया। अब हमें पता है नेगेटिव से करंट फ्लो होता है जी, तो नेगेटिव से यहाँ पे करंट, मैं इसको करंट को ना थोड़ा खतरनाक बना ला 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 ला, ये देखो भाई, करंट इधर जा रहा है भाई, ओ हो, क्या बात है, ये करंट जा रहा है भाई, फिर यहाँ पे जा रहा है भाई करंट, ठीक है भाई। ऐसे करके नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है ना करंट। तो भाई यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। कन्वेंशन आप लोगों को पता है कि अगर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दिस इज कन्वेंशन, पूछना मत मुझसे भाई, है ना भाई, ये कन्वेंशन है, हमने मान लिया भाई, ऑब्जर्व किया बहुत एक्सपेरिमेंट से, और हमने ये मान लिया कि करंट अगर इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में अगर करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी फ्लो ऑफ करंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये करंट यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, बड़ी स्पीड में जाता है। जब इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो बड़ी स्पीड में जाता है। यहाँ पे स्पीड जो होती है भाई बहुत हाई होती है भाई, हाई होती है, बहुत तेज जाता है भाई यहाँ से। जैसे भाई सुबह सुबह हम नहाते हैं नोते हैं, काम पे चल जाते हैं, तो बड़ा एनर्जी रहता है भाई, है ना, कि मैं आज ऑफिस में जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, कॉलेज में जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, है भाई, स्कूल जाऊंगा, जो भी करूंगा, यहाँ तक बड़ा एनर्जी रहता है। जब यहाँ से वापस आता हूँ ना, तो यहाँ पे यहाँ तक आते आते भाई हमारी एनर्जी हो जाती है भूस, है भाई, भूस मीन्स स्लो। तो हमारी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है लो, यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर जैसे यहाँ आता है, फिर एक और बार चार्ज देता है, फिर एनर्जी चलती है, फिर यहाँ आते 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 खत्म। तो ये क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली, रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, जब भी फ्लो ऑफ करंट जा रहा है उसमें अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो रोक रहा हूँ किसी भी कारण से, वो क्या होता है, जब भी कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है भाई, देखो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं है ना भाई। देखो भाई, मजे करके पढ़ेंगे हम, मजे करके ही पढ़ने में मजा है भाई, है ना भाई, क्लियर है क्या, अरे है ना क्लियर। अच्छा भाई, अब आते हैं ओम्स लॉ पे। व्हाट इज बेसिकली एन ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन ए conductor is directly proportional to the potential difference across its end, provided that the physical condition and the temperature of the conductor remains constant। भाई इसको ना स्कूल में मुझे बड़ा दिक्कत होती थी यार, कैसे इसको याद कर लेते भाई। इसको याद करने का ना बहुत ही मजेदार तरीका भाई, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। एक चीज बड़े प्यार में देखो कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे लिख दो कांस्टेंट, UNSKNT। अच्छा जो मेरे से पढ़ा है उसको पता है स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, दिल पे मत लेना। अच्छा भाई, टेम्परेचर ना ओम्स लॉ में कांस्टेंट रहता है भाई। अब यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई मेरे को, देखो मैं कैसे याद दिलाता हूँ तुम्हें। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। मैंने ये माना ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। भाई जो करंट है ये कंडक्टर है भाई, कंडक्टर है मतलब ये तार मान ले,
यहाँ से मैंने करंट भगा दिया इस पे। करंट भगा दिया, करंट भगा दिया। मैंने यहाँ से करंट भगाया। भाई करंट क्यों बहेगा? करंट क्यों बहेगा? ए करंट flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across its end। भाई यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं है ना, इन दोनों में अगर डिफरेंस नहीं है ना इनके वोल्ट पे, तो भाई करंट बहेगा नहीं चचा। अगर ये होगा -5 वोल्ट और ये होगा 10 वोल्ट, तो करंट बह जाएगा भाई। दोनों में डिफरेंस है ना भाई, एक होगा अगर 0, एक होगा 10, तो करंट बह जाएगा भाई, डिफरेंस है ना भाई। अगर दोनों सेम होंगे तो उसमें भी बह जाता है, वो आप हायर स्टडीज में देखोगे, बट आपके लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो भाई करंट बहता ही बहता है। तो वही तो बोल रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई? ओम्स लॉ यही तो बोल रहा है आपको। ओम्स लॉ क्या कह रहा है आपको कि भाई द कर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको क्या लिखना, देखो मैं कैसे याद करता था। मेरे को एक चीज याद थी कि भाई मुझे पता है कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो मैं क्या बोलता था, देखो एट, अब ऑब्वियस सी बात है, एक अगर कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है तो उसके एंड्स तो होंगे ना। ये ए है, ये बी है, इन दोनों के तो एंड होंगे ना भाई, तार है, इन दोनों के तो एंड होंगे भाई। तो करंट जब फ्लो करता है इस कंडक्टर से, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या होता है मेरा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, इसके एंड्स पे तो लगेगी भाई। यही तो है ओम्स लॉ। सिंपल है ना? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो आंख बंद करके भी मैं बता सकता हूँ कि मेरे को इसको आराम से मैं पता है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कितना इजी है देखो भाई, आंख बंद करके भी कर लिया मैंने। अब बताओ भाई। तो देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है। तो भाई हमें पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, तो एक कांस्टेंट लगता है। ये तो हमें पता है, गली के बच्चे बच्चे को पता है। तो आई इक्वल्स आई, अब यहाँ पे v, यहाँ से मैं इसको इसको हटा के मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो v इक्वल्स टू, ये हटा, इक्वल्स टू लगा, एक कांस्टेंट लग गया r। क्या लग गया? ये मेरा कांस्टेंट है भाई, ये मेरा कांस्टेंट है भाई चच्चा। कांस्टेंट मतलब किसी के लिए चेंज नहीं होता ये। मान के चलो, कांस्टेंट का एक डेफिनेशन लेते हैं, मैं और इसको ले यार आज अपने साथ, है ना। मान के आज मैंने आरजू को ले लिया। मान के चलो मैं और आरजू बोट में बैठे हैं। तो आरजू ने बोला कि सर ये देखो कितनी अच्छी बोट है ना। मैंने बोला बहुत बढ़िया बोट है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चुल्लू भर पानी लिया, पता है ना चुल्लू भर, ऐसे दोनों हाथ। मैंने बोला भाई इसका डेंसिटी क्या है? आरजू ने बोला सर इसकी डेंसिटी, सर इसकी डेंसिटी है 1.5। मान लिया मैंने, चल भाई। अब मैंने आरजू को बताया, आरजू ये पूरे समुद्र की डेंसिटी कितनी है? तो सर उसने बोला सर फिर से 1.5 है। तो भाई कांस्टेंट है ना, इतना सा लिया है वो भी सही, और पूरा समुद्र वो भी सही। तो कांस्टेंट मतलब किसी के लिए चेंज नहीं होता भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या है? वी है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, ईडी। आई क्या है मेरा? करंट। और आर क्या है मेरा? रेजिस्टेंस। क्लियर है भाई? ये आर क्या है मेरा? रेजिस्टेंस। अगर मैं V को बढ़ाता हूं, अगर मैं V को बढ़ाता हूं, तो क्या करंट बढ़ेगा? बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस बढ़ेगा। अगर मैं करंट को बढ़ाता हूं तो क्या वोल्ट बढ़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, यस बढ़ेगा। क्या मैं अगर वोल्ट को बढ़ाता हूं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा? देखो भाई, वोल्ट और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा भाई। जल्दी बताओ भाई। बस यही तो गड़बड़ी हो जाती है भाई, नहीं बढ़ेगा भाई। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि क्योंकि रेजिस्टेंस जो है भाई वो कांस्टेंट है, वो किसी के लिए चेंज नहीं होता भाई। ठीक है ना? तो ये याद रख लेना, दिमाग लगा लेना भाई। टीचर ऐसे घुमा देगा, राउंड राउंड खेलेगा तुम्हारे साथ एमसीक्यू में। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, और ये देखो डेफिनेशन भी हमने कर दिया, v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है भाई? ठीक है जी। और हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है भाई, v इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। ओम ऐसे ओम होता है। आर की ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ। ठीक है? और ओम। आई जो करंट होता है उसकी होती है एम्पियर। वी की होती है भाई, क्या होती है वी की? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी की क्या होती है? वोल्ट। क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी।
ओके बच्चों, तो कंडक्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? व्हाट इज कंडक्टेंस? इससे पहले अभी हमने देखा ओम्स लॉ क्या होता है, अब हम देखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। क्लियर है? तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो रेजिस्टेंस अगर मैं इसको बोल सकता हूँ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, और 1 अपॉन रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, तो 1 अपॉन ओम लिख सकता हूँ। और कंडक्टेंस की एसआई यूनिट हो जाएगी, पहले हम क्या बोलते थे, मो बोलते थे, ओम को ना मो बोल देते थे, पर अब नहीं बोलना आपको। ठीक है, अब सीधे आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो ओम ऐसे इनवर्स। तो ये मो मत बोल देना, पहले मो बोलते थे हम लोग, बट अब हट गया वो मेरी। ठीक है ना? तो कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज 1 अपॉन ओम। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो लिमिटेशन आ जाता है, पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछ लेगा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन क्या है यार ओम्स लॉ की? एक ही लिमिटेशन है भाई, कि जो टेम्परेचर है ना भाई, वो कांस्टेंट रहना चाहिए बस। जब मैंने ओम्स लॉ आपको पढ़ा, ओम्स लॉ कह रहा हूं मैं, सॉरी, जब आपको मैंने हम्म, हाँ ओम्स लॉ, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ाया आपको, तो मैंने एक ही कंडीशन पहले लिख दी थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना भाई, तभी ओम्स लॉ फॉलो होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, ओम्स लॉ का कोई फायदा नहीं है, होगा नहीं वो। तो ओम्स लॉ जो होता है वो ऑलवेज लिमिटेशन उसकी एक ही है, कि भाई टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओमिक कंडक्टर। तो व्हाट आर बेसिकली एन ओमिक कंडक्टर्स? ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? द कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स होते हैं विच ओबे द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, विच ओबे ओम्स लॉ, वो क्या होते हैं? सारे ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। वही क्या होते हैं? इज कॉल्ड, जो ओम लॉ को फॉलो करते हैं वही क्या होते हैं? मेरे ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। और एग्जाम्पल मान के चलो, इसमें सारे मेटेलिक कंडक्टर्स, ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, ऑल मेटेलिक कंडक्टर्स, ये क्या होते हैं? सारे के सारे जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ये सब ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है भाई, ये सब इसको फुलफिल करते हैं। और हमेशा याद रखो, ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ बनता है ना, मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर लेकर आता हूँ भाई, जब है तो करेंगे ना भाई, होता ही नहीं तो क्यों करते भाई? तो ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया, मान लो मैंने एक ग्राफ बना दिया इसका। तो यहाँ पे ऊपर को अगर मैं जा रहा हूँ तो ये हो गया मेरा करंट, और इधर को जा रहा हूँ तो मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा वोल्ट। ठीक है भाई, सो मान के चलो, ये जो होता है ना ओमिक कंडक्टर का, जो ओमिक कंडक्टर का जो वो होता है, ग्राफ होता है, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है ना भाई, एक स्लोप होता है, बढ़िया सा स्लोप होता है। ठीक है, और सब बच्चों को पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है भाई? चलो, जिसको नहीं पता अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी अभी कल ही परसों आपको यूट्यूब में पढ़ाया है। तो स्लोप क्या होता है भाई? राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो भाई यहां से मैं इसको राइज किया, तो राइज जब मैंने इसको किया तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई इसका? कुछ चेंज हुआ आई पे, तो डेल्टा आई अपॉन, अब यहां से जब ये भाई यहां भागा, इधर से इधर भी तो भागा होगा, तो डेल्टा वी, यहाँ पे डेल्टा वी है, तो राइज ओवर रन हो जाएगा मेरा डेल्टा वी। तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा क्या होता है? चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्ट। सिंपल है। सो जो ओमिक कंडक्टर्स होता है उसमें आपको हमेशा याद रखना है, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्लो बनाते हैं, बढ़िया सा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक क्या होते हैं? द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ओम्स लॉ के सिद्धांत में नहीं चलते, वो क्या होता है भाई? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है भाई, इसके जो एग्जांपल्स है वो एलईडी है, सोलर सेल है, डायोड है, जंक्शन है, ठीक है भाई, ट्रांजिस्टर है, फिलामेंट ऑफ बल्ब है, ये सब क्या है? नॉन ओमिक होते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं करते, है ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकते। तो इसका जो ग्राफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्लोप करके ऐसे कर्व होगा। इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? कर्व होगा। स्लोप नहीं बोल सकता हूँ, कर्व होगा। ठीक है, इसका जो इसका जो वो होता है ग्राफ पेपर में, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, तो मेरा ये वोल्ट होगा, ये मेरा करंट होगा, और यहाँ पे
ये क्या होने वाला है, एक कर्व होगा, एक स्लोप नहीं बनता, तो एक थोड़ा सा चलेगा आगे तक और फिर कर्व बन जाता है। तो नॉन ओमिक का क्या होता है भाई, कर्व बनता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक नंबर पे आ सकता है या फिर आपको डायग्राम में भी वो पूछ सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, क्या बात है। अच्छा, डिफरेंस देख लो भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप फटाफट फटाफट देख लो। देखो हमने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर लो इसके डिफरेंस, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। ओमिक और नॉन ओमिक में डिफरेंस आता है भाई। तो दे ओमिक क्या होते हैं, दो ओबे ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक क्या होते हैं, दो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। भाई ग्राफ जो होता है इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें एक कर्व बनता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर के साथ चलता है, वी आई ग्राफ है भाई, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर को फुलफिल करेगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर में रहेगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं रहता है भाई, ठीक है। और ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपकी बुक से ही मैंने लिया है ना भाई। तो अच्छे से इसको देख लो, ठीक है भाई। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। क्या फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेजिस्टेंस। तो पहला क्या है, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, सबसे पहले क्या है, मटेरियल। दूसरा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तीसरा है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एंड चौथा है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, मतलब कुछ हलवा है ये, हलवा, मजा आए, बिल्कुल मजेदार। तो भाई फैक्टर्स क्या है, क्या फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है मटेरियल, कौन सा मटेरियल का कंडक्टर है। दूसरा है लेंथ, कितना लेंथ है उस कंडक्टर का। तीसरा है कितना मोटा है वो, थिकनेस कितना है उसका। और टेम्परेचर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, एक एक करके एक एक पॉइंट में आते हैं। सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले, हर सबसे पहले क्या है, मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई, कौन सा मटेरियल है, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। भाई आयरन, ठीक है भाई, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, गोल्ड का तो तार कोई बनाएगा नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, इतने अमीर हम है नहीं, है ना। एल्यूमिनियम। तो ये कितने भी हैं, ये जितने भी है ना, इन सब का मटेरियल पे, इन सब का एक रेजिस्टिविटी होती है। अभी वो आगे में, अभी आगे बताऊंगा आपको कि क्या मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो इन सब की एक रेजिस्टिविटी होती है, इन सब के डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। सो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस। अभी वो आगे बताऊंगा, जब ये कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम रेजिस्टिविटी पे आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर क्या है ना। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट फ्री concentration of free electron and therefore the resistance of the conductor depend on its material। तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसलिए मैंने आपको बोला था ये, अभी हम इसके बाद एक रेजिस्टिविटी आएगी, वो हम देखेंगे, जिसको बोलते हैं रो, ठीक है, आर एच ओ रो। तो अभी देखेंगे, पहले पहले ही दे दिया पहले चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या है, हमें क्या याद करना है कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो हमारा हमारे मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट इज बेसिकली अ लेंथ। मान के चलो, मान के चलो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं। पहले आप ये देख लो कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान के चलो, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना भाई। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैंने मान के चलो ये 10 मीटर की तार है, ये तार है 10 मीटर्स की, और एक ये तार है 2 मीटर की, ठीक है भाई। आपने, आप सबके घरों में एक्सटेंशन तो होता ही है भाई, है ना, एक्सटेंशन लगाते हैं ना मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो आज से 10 साल पहले मैंने एक एक्सटेंशन लगाया था अपने घर पे। उस टाइम मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने ना 10 मीटर की तार, अपने आप ही मैं साइंटिस्ट बना, और 10 मीटर की मैंने तार लगा दी। तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए वो ड्रामा किया, ये 10 मीटर का ना एक्सटेंशन लगा दिया। मैंने बोला लंबी तार है भाई, 2-3 कमरों में घुस के अलग से छत में चल जाऊंगा चार्ज करने के, हैं भाई। उस टाइम फ़ोन वोन भी आते थे मिलने, तो यार तो थोड़ा हो ही जाता है ना भाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सटेंशन बनाया, उसकी तार मैंने लंबी कर दी। तो भाई जब मैंने उसकी तार लंबी करी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मेरा मोबाइल है ना भाई, जो मेरा मोबाइल था ना टॉर्च वाला, अब यार उस टाइम भाई इतने अमीर तो थे, अब उस टाइम अमीर की बात क्या है, मतलब उस टाइम तो टॉर्च वाले आते थे ना भाई, नोकिया वाले। तो भाई वो देखा मैंने कि जो मेरा फ़ोन रेगुलरली ये 2 घंटे में चार्ज हो जाता था, आज भाई वो 5 घंटे ले रहा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला यार ये क्या ड्रामा है भाई।
फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार ये ऐसा क्यों डिपेंड कर रहा है भाई, 2-3 दिन हो गए मुझे। फिर ये चैप्टर पढ़ा, समझ में आ गया भाई, मेरे मेरे एक समझ में एक चीज आ गई कि जितनी लंबी मैं तार करूंगा, अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा ना, तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, अगर किसी तार में रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। तो मेरा जो करंट हो गया इसमें, 10 मीटर में मेरा करंट कम हो रहा है, तभी तो भाई मेरा 5 घंटे ले रहा है ये चार्ज होने में। तब मेरे समझ में आया, अच्छा चचा ये बात है। तो मैंने क्या किया भाई, लाया मैं घर से कैंची, काट दी मैंने इसको तार तुरंत, और उसके बाद देखो वही खुशहाल जिंदगी में मैं रोज रात को बात करता था मजे में, तो 2 घंटे में आराम से चार्ज हो जाता। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई लेंथ मतलब क्या है, कि अगर मैं लेंथ बढ़ाता हूं ना वायर की, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो लेंथ से क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट कम हो जाएगा भाई। सिंपल है ना। तो इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है भाई, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे आते जरा, फिर आते थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अब ये बड़ा मैटर करता है भाई। अब क्या है, जो तार थी ना मेरे पे, वो थोड़ी मोटी कर दी मैंने। अब ये तार है, मैंने थोड़ी सी मोटी कर दी। अब मोटी जो तार हो गई, अब हमें एक चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। ठीक है भाई, एरिया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं भाई, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। देखो रेजिस्ट, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया इनवर्सली है ना, तो रेजिस्टेंस मेरा कम हो गया। और अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा ना भाई। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि भाई बड़े बड़े वहां पे स्टेशंस में बड़ी बड़ी तारें आती है, इतनी बड़ी बड़ी तारें, इतनी बड़ी बड़ी तारें आके आके हमारे घर पे वो इतनी हो जाती है। देखा है कि नहीं देखा है। और मान के चलो, अगर वो इतनी पतली तार लेता तो भाई वहीं पे काम हो जाता। इतने ज्यादा, इतना हाई वोल्टेज करंट होता है, वो फूक फूक जाती है वो। तो इसलिए मोटी तारों से हम, मोटी तार एरिया अगर मैं तार का बड़ा कर दूंगा, तो इस केस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हमारा करंट बढ़ जाता है। मान के चलो, अगर मैंने एरिया कम कर दिया, अगर मैंने क्या करा, एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। क्लियर है कि नहीं है भाई यहाँ पे। ये प्रॉपर नोट सब जो हमने बनाए ये आप लिख लो, बट मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ कि भाई क्या तरीका होता है। तीसरा क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है भाई। सिंपल सी बात है, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है भाई, साफ सीधी बात। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो ये डिपेंड करता है। क्लियर है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। ओके। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे एक डायग्राम देख लो आप लोग, ये दो ग्राफ है भाई आपके। तो मान के चलो, तो ये बोल रहा है फॉर द कंडक्टर ऑफ टू टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका ज्यादा मैक्सिमम होगा भाई। इन दोनों ग्राफ में अगर मैं देखूं तो T1 का होगा कि T2 होगा। भाई जिसका ज्यादा स्टीप स्लोप है, भाई जो ज्यादा पहाड़ में, अब जैसे ये है, मान के चलो यहाँ पे मैं एक सुंदर कन्या बना देता हूँ, और ये बोल रही है कि सर मैं तो ये बड़े प्यार से चल जाऊंगी। अरे हमें भी पता है भाई चढ़ जाएगी। तो ये इसको मैंने चढ़ा दिया, ये जीत गई भाई, हाँ मैं जीत गई, यस यस यस। अब मैंने बोला चल भाई अगर तू जीत गई है, तो इसी लड़की को मैंने इधर उठाया, मैंने बोला अब इस पे चढ़ के दिखा भाई। तो भाई जो ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना कि जिसका ज्यादा स्लोप ऐसा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, उसका स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, ये अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, है ना भाई। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि T1 जो होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देख लो T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है जी। ओके, जिसका वेट था हम आ चुके हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है भाई। व्हाट इज बेसिकली ए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको मैं ऐसे, इसको मैंने अलग उससे बना ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है, पी होता है, पी की थोड़ी सी पूछ निकाल दो, इसको बोलते हैं रो, RHO रो।
इसको बोलते हैं रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर of that material of a unit length and unit area across क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी आया कहां से भाई, हमें पता था कि जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ था। दिस इज माय फर्स्ट, जो ऊपर था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। तो मैंने जब इन दोनों को जब मैंने इक्वेट किया भाई, तो मेरे पे क्या बना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन एरिया, ठीक है भाई। अब जब ये बन गया मेरे पे, तो मैं जब इसको राइट में किया तो ये मेरे पे बन गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब मैं क्या करता हूं भाई, जब मुझे पता है कि जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो मेरे पे एक कांस्टेंट लगता है, तो आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगा रो, ये है रेजिस्टिविटी भाई, रो और रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू एल ओवर ए। तो यहां से ये चच्चा आया भाई, क्लियर है कि नहीं है भाई। तो अब रेजिस्टिविटी को मैं बोल सकता हूं आर, इस ए को इधर फेंक दो, एल को नीचे, तो आर ए अपॉन एल। तो ये आ गया मेरे पे क्या, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं है भाई यहां तक। ओके जी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। अभी तो फैक्टर अफेक्टिंग भी रेजिस्टिविटी में मैं आता हूँ, पहले इसका एसआई यूनिट क्या होता है भाई, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी का क्या बोल सकता हूँ मैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलो मैंने ये लिख लिया, आर ए आर ए आर ए आर ए अपॉन एल, ठीक है भाई। रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर क्या है मेरा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, ओम। ए क्या है, एरिया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की क्या होती है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर चले गया, तो भाई मेरी जो एसआई यूनिट हो गई वो क्या हो गई, ओम मीटर। क्या हो गए भाई, ओम मीटर। क्लियर है कि नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना भाई, पहले बता रहा हूं मैं, फिर तुम बोलोगे सर ने मजाक में ले ली हुई है भाई। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, इसके न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं करवाऊंगा। इसके न्यूमेरिकल अभी लास्ट में करते हैं, पहले फैक्टर्स देख लेते हैं, है ना भाई। तो पहले देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी, तो क्या क्या फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। The specific resistance of a substance is its characteristics property. It is different it is different for different substance. हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है एंड इट इज वेरी लो फॉर मेटल्स एंड एलॉय। जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत लो होती है मेटल्स और एलॉयज की, और लो फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और मेटल अलॉयज और सेमीकंडक्टर्स में काफी रेजिस्टिविटी लो होती है, बट बहुत ज्यादा हाई होती है किसमें, इंसुलेटर्स पे, ठीक है भाई। आपको पता है कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि अपने आप से करंट फ्लो करवा सकते हैं, एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट पास नहीं करवा सकते। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो और आराम से कर लो, ठीक है भाई। अब फैक्टर्स देख लेते हैं, पहला तो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। तो भाई रेजिस्टिविटी के क्या क्या फैक्टर्स है देख लेते हैं भाई। The specific resistance of substance depend on its temperature। अब यहां पे जो रो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये याद रखो भाई। ये जो रो है, ये स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है भाई। अगर अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगर मैं एक बात बोलूं आपको, यहां पे देखो, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर फॉर द मेटल। अब मेटल की बात अगर मैं करूं, मेटल की बात करूं, और यहां पे मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, ये लिख लो भाई, क्योंकि एक नंबर में देखो एमसीक्यू पूछ लेगा वो कहीं से भी, ठीक है भाई। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं, तो मेरा जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगा, किसकी केस में, मेटल के केस में, ठीक है भाई, ठीक है। और यहां पे सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा हो जाता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, तो जो मेरा रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल के केस में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है,
या रेजिस्टिविटी बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बट सेमीकंडक्टर के केस में ये अलग हो जाता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है। तो ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा अपने को। अब आते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं। कंडक्टिविटी होती है भाई किसका उल्टा? रेजिस्टिविटी का उल्टा, है ना। तो जो कंडक्टिविटी होगी, टीविटी जो होगी वो क्या होगी? 1 अपॉन और रो रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई। और रेजिस्टिविटी का सबको पता है। अब कंडक्टिविटी की अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूं, कंडक्टिविटी की जरा ऐसा यूनिट बताओ। कंडक्टिविटी की एस आई यूनिट क्या होगी भाई? एस आई यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब आपको पता है कि रो की क्या होती है एस आई यूनिट? ओम, मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? 1 अपॉन ओम, मीटर। ठीक है भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल से काम करना है। या फिर और इसको मैं सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है भाई। तो ये चीज़ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम देखते हैं भाई, है ना जी। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ये अभी हमने ऊपर देख लिया। ठीक है भाई। हम्म ठीक है, यहाँ पे देख लो, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो भी देख लो भाई। द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है भाई, वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, कनेक्शन, सॉरी कंडक्शन। ठीक है भाई, जो वायर होती है वो कहीं के लिए यूज होती है भाई? तार क्यों यूज होती है भाई? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज होती है तारे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए यूज होंगी तारे, सिंपल सी बात। ठीक है भाई। अब तारों के लिए, तारों में तो मैं बहुत सारी तार ले सकता था भाई। गोल्ड की कॉइल, है ना, गोल्ड की तारे भी तो ले सकता था, सिल्वर की ले सकता था। सिल्वर की तो और अच्छा कंडक्टर, इसमें तो ब्रो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं इनको भी ले सकता था, बट ये कॉस्टली है, कॉस्ट है भाई। अब इतने भाई, अंबानी के घर में भी सोने की तार नहीं होगी यार, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो भाई ये इतना महंगा होता है, इसलिए भाई कॉपर यूज़ करते हैं हम, है ना, जो थोड़ा चीप होता है। एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, थोड़ा चीप होता है। वैसे तो सिल्वर सबसे मैक्सिमम, इसका क्या होता है, सिल्वर का सबसे मैक्सिमम क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, सबसे मैक्सिमम। तो मतलब सबसे बढ़िया तो सिल्वर ही है, बट कॉस्टली है भाई, कौन यूज करेगा उसको, है ना। तो वायर कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में यूज होता है। वायर कहाँ होता है भाई? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तो देखो चॉइस ऑफ मटेरियल, सेकंड क्या है? रेजिस्टेंस। सच वायर्स आर हाई रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। तो बहुत बहुत वायर्स ऐसी होती है जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होती है, और वो टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर के उससे भी चेंज नहीं हो पाते, है ना। डू नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के चेंज होने से भी वो चेंज नहीं होते, इतना हाई होता है। तो वो कौन होता है? दे आर मेड फ्रॉम अलॉयज, और ये अलॉय से बनते हैं। जैसे कि क्या होता है देखो, अलॉय से बनते हैं, और ये कौन सा होता है देखो, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, सिंपल है। ऐसे ही आता है फ्यूज वायर। तो देखो फ्यूज वायर भी हम देख सकते हैं। फ्यूज वायर में क्या होता है? इट इज मेड ऑफ एलॉय टिन। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बड़ा लो होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर, कॉपर से भी ज्यादा होता है इसका, फ्यूज वायर का, और एल्यूमिनियम। सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट एंड द फ्यूज वायर इज मोर देन द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है ना। तो जो फ्यूज वायर होती है, अभी आपको पता होगा, जो ऐसे कनेक्शन में बीच में आती थी ना, फ्यूज वायर लगती थी, वो ये वाली है। सिंपल है, ये स्टार है, मतलब आपको बस थोड़ा सा दिमाग बताने के लिए। फिर लास्ट क्या है देखो, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन वायर होती है, उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे कांच के बल्ब आते थे ना, आजकल तो एलईडी आ रहे हैं, अब कांच के बल्ब चल रहा है, आप उस पर हाथ लगा दो आपका हाथ जल जाएगा। तो जो टंगस्टन वायर होती है इतनी गर्म हो जाती है, वो कांच को भी गर्म कर देती है भाई, तो उसका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको जर्नी में ले जाता हूँ अपनी, 1 मिनट रुको। और हम अब क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स। तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो इक्वल्स टू क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और अब लिखता हूँ आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी के जो एग्जांपल्स है, क्वेश्चन है, वो कैसे आते हैं पहले आप लिख लो। अच्छा, अगर आपको पूरी डिटेल में पता करना है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ,
किसने किया, कैसे आ गया सर, आपने क्यों बताया, कैसे किया सर, तो मैं वो आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे आपने सीधे सीधे कर दिया, तो आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ पे पूरी डिटेल है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल ओवर ए, ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे एक वायर है, मान के चलो एक वायर है, ये वायर है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो भाई, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम, ठीक है। इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। इसकी जो लेंथ है वो कितना है भाई, इसकी जो लेंथ है वो एल है। और इसका जो एरिया, ये जो एरिया है ये क्या है, ए है, ठीक है भाई। मैंने क्या बोला, इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसका जो एरिया है वो ए है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 5 ओम। क्लियर। मैंने आपको बोला कि ये तार है किसकी, कॉपर की, किसकी, कॉपर की, मान के चलो। अब मैंने आपको बोला कि भाई अगर मैंने तार को खींचा, क्या किया मैंने, स्ट्रेच किया और इसको डबल कर दिया, क्या बोला मैंने, खींच के इसको डबल कर दिया, ठीक है भाई। खींच के मैंने इसको डबल कर दिया, मान के चलो मैंने इसको खींच के डबल कर दिया, तो मुझे इसका अब रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है। अब देखो, मुझे पता है कि यहां पे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। और इस दोनों तार सेम है तो रेजिस्टेंस तो दोनों का ही सेम, रेजिस्टिविटी तो दोनों का ही सेम होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। जब मैंने इसको खींचा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, जब भी स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन है, स्ट्रेच वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं, जब खींचने वाले, कि मैंने तार को खींचा, दुगना कर दिया, तिगना कर दिया, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको इसको डिटेल चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कर लो, वहां से पता चल जाएगा, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट। अगर अगर मैंने तार को पकड़ा और खींच दिया, ठीक है, मैंने तार को लिया और खींच दिया, तो भाई यहां पे क्या चेंज होने वाला है, देखो। इस पहले वाले की तार, अगर इस पहले वाले की लेंथ एल है और मैंने इसको डबल खींच दिया, तो भाई इस वाले की लेंथ क्या होगी, दुगनी हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी ना भाई, 2L हो जाएगी कि नहीं होगी, साफ सीधी बात है। अगर ये एल है, इसको मैंने डबल खींच दिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी ना, डबल हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बट यहां पे देखो एरिया मोटा था, अब जब मैंने उसको खींचा तो एरिया तो कम होगा ना भाई, ठीक है भाई। क्लियर है कि नहीं, एरिया तो कम होगा ना इसका भाई। एक मान के चलो एक तार है, मैंने उसको खींच दिया, लेंथ तो बढ़ जाएगी उसकी, बट उसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कितना कम होगा भाई, A/2 हो जाएगा। अगर डबल है तो A/2, अगर ट्रिपल है तो A/3, ठीक है भाई। क्लियर है कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो मैंने क्या बोला, अगर मैंने तार को खींचा, डबल कर दिया एक तार को, तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी बट एरिया A/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं यही तार है, इसको मैंने 3 बार स्ट्रेच कर दिया, मतलब ट्रिपल स्ट्रेच कर दिया इसको, तो यहां पे देखो अगर इसकी लेंथ एल थी तो इसकी लेंथ हो जाएगी 3L। इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/3, एरिया तो कम होगा ना भाई, ठीक है। इसका एरिया ए रहेगा, इसका A/3 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो कितना ईजी है यार, ये इतना ईजी, इससे ईजी कुछ नहीं है भाई। मैंने इसलिए भी बोला आपको आई बटन में क्लिक कर लेना, अगर पूरा डिटेल चाहिए इस पे तो, है ना, तो वो मैंने करवा रखा है, एक बार देख लेना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं, हलवा है ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इस पे कितना है, 5 ओम, तो ये हो जाएगा 5 ओम इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। एल की वैल्यू एल ही है, ए की वैल्यू ए ही रखी मैंने। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल कितना है भाई, एल स्ट्रेच डबल किया मैंने, डबल स्ट्रेच किया, तो ये हो जाएगा 2A अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2, लेंथ हो जाएगी मेरी 2L, एरिया हो जाएगा A/2, तो ये हो जाएगा A/2। इस 2 को ऊपर फेंक दो, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल ओवर ए इंटू 4। क्लियर है कि नहीं है भाई। और हमें पता है कि रो एल ओवर ए कितना है भाई, 5 ओम, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, यहां से 5 × 4 विच इज 20 ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, 20। क्लियर है कि नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, घबराते क्यों हो भाई, हम हैं तो क्या गम है भाई, हम हैं तो क्या गम है, क्या बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्यों टेंशन लेते हो।
टेंशन तो लेते ही नहीं हम लोग, है भाई, टेंशन नहीं लेते सर हम, कुछ भी कर लो सर, हैं। क्वेश्चन सेकंड, ये एक वायर है, ठीक है भाई, इसका लेंथ मान के चलो यहाँ से यहाँ तक L है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम, और इसका जो एरिया है वो A है। इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया ट्रिपल, इसको मैंने 3 गुना स्ट्रेच कर दिया, इसको मैंने 3 गुना स्ट्रेच कर दिया। तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, इसका लेंथ, मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है बेसिकली, और इसका लेंथ हो जाएगा 3L, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A/3, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, तो रेजिस्टेंस होता है रो L/A, ठीक है, रेजिस्टेंस है मेरा 5 इक्वल्स टू रो L/A, और ये जो तारे हैं ये एक ही तार है, कॉपर कॉपर मान लो, तभी तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L कितना है, L हो जाएगा मेरा 3L अपॉन A/3, 3 को ऊपर फेंक दो तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L/A इंटू 3 3 9, इसको 9 को मैंने अलग कर दिया ना इधर की तरफ। अब हमें पता है कि भाई रो L/A होता है 5, तो रेजिस्टेंस यहाँ से मेरे पे कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आएगा 5 × 9, 45 ओम 45 ओम आ जाएगा मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो देखो कितना ईजी है यार, कितना ईजी है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 45, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। अब आते हैं डबल ऑन इट सेल्फ वाला, डबल ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन। मान के चलो ये एक वायर है, अब इसको मैंने यहां से बीच से काटा और इसको उसके ऊपर ही चढ़ा दिया, ठीक है भाई, ये तार है, इसको काटा और इसके ऊपर ही चढ़ा दिया। तो भाई यहां से मैंने इसको काटा, ठीक है, ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे करके बताता हूं। ये मैंने एक तार थी, ठीक है भाई, अब मैंने इसको काटा और यहां से इसको पकड़ा और इसी के ऊपर चढ़ा दिया। अब जब मैंने इसको ऊपर चढ़ाया तो भाई मैंने इसको मिटा, 1 मिनट है, 1 मिनट रुको, ये एक तार है, ये का मैंने इस तार को काटा बीच से, मान के चलो ये तार जो थी ये एल थी, ये पूरी तार क्या थी, एल थी, ठीक है भाई, ठीक है, यही तार है, ये नीचे ये वाली तार है, इसको मैंने ऑन इट सेल्फ कर दिया, डबल ऑन इट सेल्फ। तो ये तार जो थी मैंने इसको काटी बीच से और इसके ऊपर चढ़ा दी, यही तार मैंने इसके ऊपर चढ़ा दी, ऐसे करके, ठीक है भाई। अब डबल ऑन इट सेल्फ वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ठीक है भाई। ये एक तार है, मैं इसको यही यही वाली तार मैं इसको इधर बना देता हूँ, ठीक है भाई, ये तार है, ये पूरी थी, मैंने जब इसको डबल ऑन इट सेल्फ किया, मान के चलो अगर इसकी लेंथ जो थी वो एल थी और एरिया अगर इसका ए था, अगर मैंने डबल ऑन इट सेल्फ कर दिया, मतलब एक ही के ऊपर एक चढ़ा दिया, बिल्कुल इक्वल करके उसके ऊपर चढ़ा दी, तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो आधी हो जाएगी, डबल की तो आधी हो जाएगी, एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं ट्रिपल ऑन इट सेल्फ करूं, ट्रिपल ऑन इट सेल्फ मतलब जो तार थी ना पूरी बड़ी सी तार, वो मैंने 3 बार ऐसे एक और फिर 3 बार पलट दी, तो यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे इस तार का अगर मान के चलो ये लेंथ एल था और एरिया ए था इसका, तो इसका लेंथ हो जाएगा L/3 और एरिया हो जाएगा 3A, सिंपल सी बात। और इसका अगर मैंने आपको बताया, अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए आई बटन पे क्लिक कर लो, मिल जाएगा। अब डबल ऑन इट सेल वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। डबल ऑन इट सेल्फ वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने एक ये लेंथ है, ये एक वायर है, इसकी लेंथ है L, इसका एरिया है A और इसका रेजिस्टेंस है 5, ठीक है। अगर मैंने इसको डबल ऑन इट सेल्फ कर दिया, क्या बोला मैंने, इसी तार को डबल ऑन इट सेल्फ, डबल ऑन इट सेल्फ मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा दे इसी तार को, तो ये एक तार है, ये इसके ऊपर एक तार इसी के ऊपर चढ़ा दी मैं। तो भाई अगर ये L है तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/2, एरिया हो जाएगा 2A, ठीक है जी। मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है, मतलब 5 इक्वल्स टू रो L/A। अब मैं यहाँ पे करूँ इसको जरा, तो ये हो जाएगा क्या, देखो R इक्वल्स टू रो L/A, तो अब देखो R इक्वल्स टू रो L कितना है मेरा, ये हो जाएगा L/2 ओवर, ये हो जाएगा देखो 2A, तो ये हो जाएगा 2A, तो ये इधर आ जाएगा, इसको मैं इधर ले जा लूंगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रो L ओपन L अपॉन
ए और ये हो जाएगा 1/4, ये 1/4। अब ये पूरा का पूरा देखो कितना है, रो रेजिस्टेंस मेरा रो एल ओवर ए है मेरे पे 5, मैं डायरेक्ट इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आर आ जाएगा मेरे पे 5 इंटू 1/4। तो जो मेरा रेजिस्टेंस आया नई वाली वायर का वो हो गया 5/4 ओम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। तो अभी हमने अभी क्या किया, अभी हमने क्या किया, एक टॉपिक हमने कवर्ड कर लिया, ठीक है भाई। एक पार्ट अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी करा है कन्वर्ट, ठीक है, कर दिया है खत्म। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सुपर कंडक्टर्स क्या होता है भाई। सुपर कंडक्टर इज ए सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। सुपर कंडक्टर जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो रेजिस्टेंस होता है एट ए वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मरकरी बिलो 4 टू 200 के लेड बिलो इतना, ये आप लिख लो, ये सब क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको हमारा जो टॉपिक है काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। आज हमने ख़त्म कर दिया हमारा टॉपिक, कंप्लीट कर दिया है। और केमिस्ट्री हम कल परसों, केमिस्ट्री का मैंने एक चैप्टर करा दिया है, मेटलर्जी, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का। और बच्चों अगर आप भूल रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जीनियस क्लासेस को, ठीक है। और ये आपको पता ही है, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो सब्सक्राइब जीनियस क्लासेस, ठीक है भाई। अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस, क्या बात है। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, बहुत जल्दी हम सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू, स्टे सेफ।